पीएम नरेंद्र मोदी के इजरायल दौरे का आज दूसरा दिन है। भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 1 बजे पीएम मोदी इजरायली राष्ट्रपति रेउवेन रिवलिन से मुलाकात करेंगे। इसके बाद 2 बजे पीएम मोदी और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के बीच द्विपक्षीय चर्चा होगी। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल स्तर की चर्चा होगी। शाम 4 बजे पीएम मोदी और पीएम नेतन्याहू साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। भारत और इजरायल के बीच आतंकवाद के खिलाफ रणनीतिक साझेदारी पर अहम समझौता हो सकता है। इसके अलावा रक्षा, साइबर सुरक्षा, कृषि और जल प्रबंधन पर अहम समझौते हो सकते हैं। भारत इजरायल में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष सहयोग बढ़ाने पर समझौते हो सकते हैं। पीएम मोदी इजरायल को मेक इन इंडिया के तहत निवेश का न्योता भी देंगे। पीएम मोदी इजरायली कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करेंगे। रात 8 बजे पीएम मोदी इजरायल म्यूजियम देखने जाएंगे। बेंजामिन नेतन्याहू भी उनके साथ रहेंगे। भारतीय समय के मुताबिक रात 11:30 बजे पीएम मोदी तेल अवीव के कन्वेंशन सेंटर में इजरायल में बसे भारतीयों को संबोधित करेंगे। भारत का कोई प्रधानमंत्री पहली बार इजरायल की यात्रा पर है। तेल अवीव पर पीएम मोदी को खुद इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने रिसीव किया। दोनों नेता 3 बार गले मिले। नेतन्याहू ने हिंदी में कहा, आपका स्वागत है मेरे दोस्त। तो पीएम मोदी ने भी हिब्रू में जवाब दिया, कहा, इजरायल आना मेरे लिए गर्व की बात है। आपका स्वागत है मेरे दोस्त। तेल अवीव पहुंचने के बाद पीएम मोदी इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट साइंसेज गए। इसके बाद उन्होंने याद वाशेम स्मारक पहुंचकर यहूदियों के सबसे बड़े नरसंहार हॉलोकॉस्ट में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। पीएम ने विजिटर बुक में संदेश भी लिखा। इसके बाद साझा प्रेस बयान में भारत इजरायल ने आतंकवाद से साझा लड़ाई का संकल्प दोहराया। पीएम मोदी ने कहा कि मानवता में यकीन रखने वालों को आतंकवाद के खिलाफ साथ आना चाहिए। तो नेतन्याहू ने कहा कि हमें मिलकर आतंकवाद से लड़ना है, यह हमारी प्राथमिकता है। पहले दिन के कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में इजरायली पीएम ने पीएम मोदी के सम्मान में डिनर दिया। सिक्किम में सीमा विवाद को लेकर चीन ने फिर भड़काऊ बयान दिया है। चीन ने कहा है कि डोका ला पर वो कोई समझौता नहीं करेगा। गंभीर हालात को सुधारना भारत की जिम्मेदारी है। जब तक डोका ला से भारतीय सैनिक पीछे नहीं हटते, तब तक कोई बातचीत नहीं हो सकती है। भारत में चीन के राजदूत लुओ जुओई ने पीटीआई को दिए इंटरव्यू में कहा कि चीन इस समस्या का शांतिपूर्ण समाधान चाहता है, लेकिन गेंद अब भारत के पाले में है। चीन की ओर से युद्ध की धमकी दिए जाने पर चीनी राजदूत ने कहा कि सैन्य विकल्प का इस्तेमाल भारत के रुख पर निर्भर करता है। सिक्किम के डोका ला में भारत और चीन के सैनिकों के बीच 20 दिन से तनाव है। जून के पहले हफ्ते में चीनी सैनिकों ने भारतीय सीमा में घुसकर सेना के 2 अस्थायी बंकर नष्ट कर दिए थे। चीन ने 1962 के युद्ध जैसी धमकी दी थी, जिस पर रक्षा मंत्री जेटली ने भी जवाब दिया था। अरुणाचल प्रदेश में लापता हुए वायुसेना के हेलीकॉप्टर का अब तक पता नहीं है। हेलीकॉप्टर कल लापता हुआ था। इसमें 3 लोग सवार थे। एयरफोर्स के लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव ने असम के तेजपुर सैन्य हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी। हेलीकॉप्टर को असम में बाढ़ राहत अभियान में लगाया गया था, लेकिन शाम को 4 बजे करीब हेलीकॉप्टर का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट गया। उस वक्त हेलीकॉप्टर अरुणाचल के पापुम पारे जिले में सागली के पास था। मंगलवार को ही खराब मौसम की वजह से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू के हेलीकॉप्टर की ईटानगर के पास इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी। मई में अरुणाचल में ही वायुसेना का सुखोई 30 MI लापता हो गया था। 3 दिन बाद उसका मलबा तेजपुर में मिला था। पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना में दंगे के बाद अब हालात काबू में हैं। केंद्र ने बीएसएफ के 400 जवान तैनात कर दिए हैं, जो स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर हालात पर नियंत्रण रखे हुए हैं। बशीरहाट के बादुड़िया सब डिवीजन में फेसबुक पर एक आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर तनाव बढ़ गया था। 2 समुदाय आमने सामने आ गए थे। बादुड़िया समेत आसपास के इलाकों में कई घर जला दिए गए थे और दुकानों में तोड़फोड़ की गई थी। इसके बाद ममता सरकार ने केंद्र से अर्धसैनिक बलों की तैनाती की मांग की थी। बीजेपी ने भी हिंदुओं को निशाना बनाए जाने का आरोप लगाते हुए केंद्र से दखल देने की मांग की है। दूसरी तरफ बादुड़िया की हिंसा को लेकर सीएम ममता बनर्जी और राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी में तकरार हो गई है। ममता ने आरोप लगाया कि बादुड़िया हिंसा की रिपोर्ट मांगते वक्त राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी का बर्ताव बीजेपी के ब्लॉक प्रमुख जैसा था। ममता ने राज्यपाल पर धमकी देने का भी आरोप लगाया, लेकिन राज्यपाल ने इसे बेबुनियादी बताते हुए कहा कि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की जिससे ममता अपमानित महसूस करे। राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी ने यह भी कहा कि राज्य के हालात पर वो चुप नहीं रह सकते। यूपी की कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए पुलिस में दूसरा बड़ा फेरबदल किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 41 IPS अफसरों के ट्रांसफर किए हैं। यूपी पुलिस के ADG लॉ एंड ऑर्डर आदित्य मिश्रा को हटाकर उनकी जगह IPS आनंद कुमार को नया ADG लॉ एंड ऑर्डर बनाया गया है। आनंद कुमार अभी तक मेरठ जोन के ADG थे। आनंद कुमार सख्त अफसर माने जाते हैं। वो गृह सचिव भी रह चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी ने 12 जिलों के SP भी बदल दिए हैं। हटाए गए पुलिस अफसरों में 7 DG और 6 ADG रैंक के हैं।
जबकि 3 आईजी को बदला गया है। रायबरेली में 5 लोगों की हत्या की घटना के बाद एसपी गौरव सिंह को हटा दिया गया है। आईपीएस मंजिल सैनी को मेरठ का एसएसपी बनाया गया है। योगी सरकार आने के बाद आईपीएस का दूसरा बड़ा फेरबदल है। 2 दिन पहले ही योगी सरकार ने 244 डिप्टी एसपी के भी तबादले किए थे। नोटबंदी के दौरान जो लोग 500 और 1000 रुपए के नोट नहीं बदल पाए, उन्हें एक और मौका मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और आरबीआई से पूछा है, क्या उन ईमानदार लोगों को कोई तरीका उपलब्ध कराया जा सकता है जो पुराने नोट जमा नहीं करा सके। जो लोग उचित कारणों की वजह से नोट बैंक में जमा नहीं करा पाए, उनकी संपत्ति सरकार इस तरह नहीं छीन सकती है। जिन लोगों के पास पुराने नोट जमा न कर पाने का उचित कारण है, उन्हें दोबारा नोट जमा कराने का मौका दिया जाना चाहिए। एक महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि अगर लोगों को एक और मौका नहीं दिया जाता है तो एक गंभीर मुद्दा माना जाएगा। केंद्र ने जवाब देने के लिए 10 दिन का वक्त मांगा है। अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी। इस बीच छोटे नोटों की किल्लत दूर करने के लिए आरबीआई ने 200 के नोट जारी करने का फैसला लिया है। सूत्रों के मुताबिक ये नया नोट साल के आखिर तक आ जाएगा। शहरों के अंदरूनी हाईवे पर 500 मीटर के दायरे में आने वाले होटल, बार, रेस्टोरेंट को शराब परोसने की इजाजत मिल सकती है। इसके संकेत सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी से मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई स्टेट हाईवे शहर के बीचों बीच से गुजरता है और उसे डी नोटिफाई किया जाता है तो पहली नजर में गलत नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी हाईवे के चंडीगढ़ प्रशासन को चुनौती देने वाले एनजीओ अराइव सेव की याचिका पर की। एनजीओ ने कहा था कि चंडीगढ़ प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बेअसर करने के लिए 16 मार्च को नोटिफिकेशन निकालकर कई जगह हाईवे को डी नोटिफाई कर दिया है और उसे मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड घोषित कर दिया है। इस पर कोर्ट ने कहा कि शहर के अंदर के हाईवे और बाहर के हाईवे में बहुत अंतर है। अंदर के हाईवे पर गाड़ियां ज्यादा रफ्तार में नहीं चलती हैं। कोर्ट ने कहा कि हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि हाईवे पर शराब उपलब्ध ना हो, क्योंकि वहां कुछ लोग शराब पीकर रफ्तार से गाड़ी चलाते हैं। एनजीओ की इस याचिका को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट 11 जुलाई को अंतिम फैसला दे सकता है। जीएसटी लागू होने के बाद पुराना स्टॉक नहीं बेच पाने वाले कारोबारियों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब कारोबारी 30 सितंबर तक पुराना स्टॉक बेच सकेंगे, लेकिन उन्हें पैकेट पर नई कीमतों का स्टिकर लगाना होगा। इसके साथ ही एमआरपी से ज्यादा रेट पर चीजें बेचने के लिए अखबारों में विज्ञापन भी देना होगा। सरकार ने चीजों के सप्लाई और कीमतों पर निगरानी रखने के लिए कमेटी भी बनाई है। करीब 175 ऑफिसर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर है, उनको 4 या 5 डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेवारी दी जाएगी। सरकार ने जीएसटी पर जागरूकता बढ़ाने के लिए 6 दिन की जीएसटी पाठशाला लगाने का भी फैसला किया है। ये मास्टर क्लास 6 जुलाई से दूरदर्शन पर चलेगी। 3 दिन की क्लास हिंदी में होगी और 3 दिन अंग्रेजी में। क्लास में जीएसटी को लेकर सवाल जवाबों के लिए लोग अपनी आशंकाएं दूर कर सकेंगे। यूपी में बिल्डर्स की मनमानी पर योगी सरकार ने नकेल डाल दी है। योगी सरकार ने ग्राहकों और अथॉरिटी से वादे पूरे नहीं करने वाले बिल्डर्स पर कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया है। वादा खिलाफी पर इन बिल्डर्स की संपत्ति भी कुर्क की जा सकती है। सरकार ने अथॉरिटी को बिल्डर्स और ग्राहकों के साथ मिलकर मामले को सुलझाने का निर्देश दिया था, लेकिन बिल्डर्स ने मीटिंग में किए वादे पूरे नहीं किए। ग्राहकों के मुताबिक ओमेक्स, अजनारा, ऑरेस, सिक्का, महागुल, लॉजिक्स, गौर, जेपी, यूनिटेक जैसे बड़े बिल्डर्स ने वादा खिलाफी की है। बिल्डर्स पर कड़ी कार्रवाई के आदेश उत्तर प्रदेश औद्योगिक विभाग के प्रमुख सचिव ने जारी किए।